We have started the chapter employment. और employment के अंदर we have already done one of the topic. Now the another topic in this chapter which is in your syllabus is informalization of workforce. वर्कफोर्स वो लोग होते हैं जो क्या कर रहे हैं, करंट वेज रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, इनफॉर्मलाइजेशन बेटा जो क्या है, अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो सब किस में आते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन के अंदर आते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उस पूरी इकोनॉमी को हमने दो सेक्टर के अंदर बांटा हुआ है। एक तो क्या है फॉर्मल और दूसरा क्या है इनफॉर्मल। जो भी वर्कर्स यहाँ काम कर, फॉर्मल यानी कि जो किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं हम इसको। इनफॉर्मल जो है उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, जो लोग क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं, किस में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियों में काम करते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो किस में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं। और जो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि गैर सरकारी क्षेत्र के अंदर, वो किसके अंदर आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो क्या करता है, वो प्राइवेट सेक्टर आता है विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर, जो क्या करता है 10 लोगों को हायर करता है, यानी कि अपने पास नौकरी पर रखता है या उससे ज़्यादा। जो क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहा जाता है। और जो रेस्ट ऑफ हैं, जो बच गए हैं सरकारी क्षेत्र के अलावा, उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहा जाता है। जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स हो गए, ओनर हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है, वो सारे किस में आते हैं, इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। हमारे देश की टोटल 474 क्या है, मिलियन वर्कर्स नेशन के अंदर। इन 474 वर्कर्स के अंदर से ओनली 39 मिलियन वर्कर्स किसके हैं, फॉर्मल सेक्टर के। और बाकी जो लोग बच गए, रेस्ट ऑफ द पीपल्स हु आर रिमेनिंग आर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, वो इनफॉर्मल क्षेत्र के अंदर आते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक क्षेत्र के। तो औपचारिक क्षेत्र हो गए, ये किसके हो गए, अनौपचारिक क्षेत्र के लोग बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि जितने भी वर्कफोर्स जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसका 92% जो वर्कफोर्स है उसे कार्य क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो क्या करता है, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वही क्या करता है, मैक्सिमम जॉब जो है उन्हें क्या करता है, प्रोवाइड
करता है। मैक्सिमम जॉब्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा नेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। खाली अगर बात करें हम एग्रीकल्चर सेक्टर की, 232 मिलियंस पीपल को तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 232 मिलियन वर्कर्स को तो खाली एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं दैट वाज प्रोवाइडेड टू देम ओनली। मोस्टली जो वर्कर्स हैं किसके अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं या फिर प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये प्रोवाइड नहीं किए जाते। बेटा अंतर क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, यही है कि जो फॉर्मल है, औपचारिक जो क्षेत्र है, जो सरकारी क्षेत्र है, उसके अंदर कुछ फायदे दिए जाते हैं। कुछ फायदे क्या हैं, लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व सुविधा, यानी कि एक मदर को क्या किया जाता है, लीव दी जाती है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, पेंशन, तो ये सारे बेनिफिट किसको दिए जाते हैं, या फिर हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, ये सारे के सारे बेनिफिट सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही, औपचारिक क्षेत्र के अंदर ही वहाँ कार्य करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें ये बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। These benefits are not provided to the informal sector. नॉर्मली लोअर जो वेज अर्नर्स होते हैं या फॉर्मल सेक्टर के अंदर, द नॉर्मली गेट लोअर वेज एज कंपेयर टू द वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। ये भी देखा गया है कि जो लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें फॉर्मल सेक्टर के मुकाबले उन वर्कर्स को जो वेजेस दी जाती है, जो मेहनताना दिया जाता है, वो भी कम होता है। इनफॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसकी वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल की वजह से। स्किल्स, टेक्नोलॉजी, द लेवल जो एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेस जॉब सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती है, यानी कि जॉब की कोई श्योरिटी नहीं होती है फॉर्मल सेक्टर के अंदर कि आपको अच्छी जॉब, मतलब आप वहीं रहोगे, आपको हटाया नहीं जाएगा, जब चाहे आपको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, कैजुअलाइजेशन होती है, यानी कि जब चाहे कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जब चाहे उन्हें क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू टेक, अगर क्या करनी है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अगर ये उठाने हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ सिक्योरिटी और जो वेलफेयर है इनफॉर्मल सेक्टर की, ट्रू ब्रांच स्ट्रैटेजी क्या है, फॉलो की जानी चाहिए। कौन सी, ट्रू ब्रांच स्ट्रैटेजी। अडॉप्ट की जानी चाहिए, जिसके अंदर लेगिस्लेटिव मेजर्स उठाने चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वेलफेयर स्कीम प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने क्या है डेवलप किए हैं, किसके लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। हाँ, अब हो चुका है स्टार्ट, अब कई गवर्नमेंट ने जैसे कि एम्प्लॉयज़ को, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी का तो हुआ नहीं है, बट येस द फ्यू प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, पीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, पेंशन का नहीं हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं, मैटरनिटी लीव्स हो गई हैं, अ सम ऑफ देम इज़ फॉलोड बाय देम स्ट्रिक्टली। कुछ उसको क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। अब इसके बाद में आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल
वर्कर्स के बीच में और इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या अंतर पाया जाता है। सो जो फॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किस में काम करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। और जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। फॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें, किसी भी वेरियस जो लेबर लॉ हो गया है या ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट उनकी क्या करती है, उसमें हेल्प करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ना गवर्नमेंट से और ना ही उन्हें किसी ट्रेड यूनियंस। उन्हें सोशल सिक्योरिटी, फॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं उन्हें जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन हो गई, प्रोविडेंट हो गया, मैटरनिटी लीव हो गई, तो ये सारे बेनिफिट्स इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स, उन्हें इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम सबको पता है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। अब बात आती है कि बेरोजगारी क्या होती है, किसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है व्हेन अ पर्सन इज वांटेड टू वर्क at the current wage rate system but he is not able to get the work। एक व्यक्ति जो फिलहाल प्रचलित मजदूरी दर है उस पर कार्य करना चाहता है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है, उसे काम नहीं मिलता है उस दर पर कार्य करने के लिए, तब उसे क्या कहा जाता है? बेरोजगार कहा जाता है। अब बात आती है कि जो बेरोजगारी है उसके कई अलग अलग टाइप होते हैं, इसको कई डिफरेंट उसमें क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो जॉब के लिए, अब जॉब कौन व्यक्ति करेगा? जॉब नॉर्मली किसके लिए होती है? 18 वर्ष से शुरू होती है। वैसे तो 18 वर्ष हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कार्य करने की लिमिट जो है गवर्नमेंट ने 14 वर्ष से कम, यानी कि 14 एज है कि 14 वर्ष से कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो हम इसको 18 अडल्ट एज से ना लेकर हम इसे क्या कर सकते हैं? फ्रॉम द एज ऑफ 14 को तो छोड़ा जाएगा और 15 से और 60 वर्ष तक, क्योंकि 60 के बाद तो क्या है? रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु तक जो लोग क्या होते हैं? कार्य करना चाहते हैं या कार्य करते हैं, उनको इसके अंदर क्या लिया जाता है? एज ग्रुप के पीपल्स को इसके अंदर लिया जाता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो बेरोजगारी है उसके कितने प्रकार हैं। पहला आता है इसके अंदर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। जब हमारे देश के अंदर जो लेबर है, व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है? एबल है, कार्य कर सकता है, विलिंग भी है काम करने के लिए, बट उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हेन अ पर्सन इज विलिंग, पर्सन क्या है? पहली बात तो ये एबल है, कार्य करने लायक, एबल है, विलिंग है कार्य करने के लिए, बट उसे क्या है? डोंट गेट द जॉब, और उसे जॉब नहीं मिलती है, उसे कार्य नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी का, उसमें पाया जाता है। और ये लैंडलेस जो लेबरर्स हो गए, एग्रीकल्चर्स हो गए हैं, वो लोग क्या हैं? इसके अंदर आते हैं कि उनके पास एग्रीकल्चर तो है नहीं, वो अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, काम करना चाहते हैं बट उन्हें मिलता नहीं।
जैसे कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो कम होने की वजह से उनके पास कोई अल्टरनेटिव मीन्स नहीं है अपने जीवन को यापन करने के लिए, फिर वो वापस क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ मूव करते हैं। और हम सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पहले से ही क्या है, ओवर क्राउडेड है। पहले से ही बहुत सारे लोग क्या हैं उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें जो जो अदर पीपल्स है वो भी अगर उसमें शामिल हो जाएं तो क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा विकट हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सेकंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके टाइप, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाई जाती है। जो डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट है ये मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को खुली बेरोजगारी कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर पीपल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन जिसके अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लगे रहते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये पाया गया है कि जो सरप्लस वर्कर हैं वो क्या है, इसके अंदर काम करते हैं। इनकी जितने लोगों की आवश्यकता है कहीं ज़्यादा लोग क्या करते हैं उसके अंदर काम करते हैं। अगर हम उसके अंदर से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तब भी टोटल आउटपुट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो हमारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, उन हैंड्स के अंदर ज़ीरो होती है। यानी कि एक और अतिरिक्त व्यक्ति के लगाने पर हमें उत्पादन बढ़ता नहीं है, उत्पादन उतना ही रहेगा। मान लीजिए 4 लोग, 4 पीपल्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू डू फार्म इन एग्रीकल्चर। एक खेत में काम करने के लिए 4 व्यक्ति पर्याप्त। अगर परिवार के अंदर क्या है, 6 व्यक्ति हैं, 6, 4 तो हैं, 2 और एक्स्ट्रा हो गए, वो भी उसी खेत में काम कर रहे हैं और काम करने से उस खेत के अंदर आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि 2 को अगर मैं हटा दूं, अगर 2 रिमूव कर दिए जाएं, अगर 4 व्यक्तियों से काम करवाया जाए तब भी क्या है, उतना ही आउटपुट है। यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर अगर हम क्या करते हैं, जो लेबरर्स हैं या वर्कर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा दें तो वहाँ पर उत्पादन के अंदर कोई भी फ़र्क ना पड़े। यानी कि उन लोगों के बढ़ाने से उत्पादन ही ना बढ़े, उत्पादन उतना ही रहे, तो उन व्यक्तियों को वहाँ पर लगाने का हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। और जो ऐसी जो स्थिति होती है उसे हम डिस्टिंग्विश बेरोजगारी कहते हैं। और नॉर्मली इसे रूरल एरियाज़ के अंदर देखा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जहाँ एग्रीकल्चर को परिवार के कुछ ही लोग क्या है कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा परिवार लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके ऊपर ओवर क्राउडेड हो गया ना, फिर 4 लोग कर सकते हैं तो कर लेंगे उसको, लेकिन वो ओवर क्राउडेड हो गया, उसके अंदर अन्य और व्यक्ति भी क्या हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आउटपुट पर उनके लगने से क्या है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। माइक्रो में आपने किया था कि हम क्या करते हैं, जो एक व्यक्ति की संख्या बढ़ा दी, उससे इतना आउटपुट, दूसरे से इतना, तीसरे से इतना। एक समय होता है जब हम और ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसके अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी उसी फॉर्मेट के अंदर चलती है कि एग्रीकल्चर का जो फार्म है वो तो हो गया हमारा फिक्स्ड फैक्टर हो गया, उस पर कार्य करने वाले जो लोग हो गए वो वेरिएबल फैक्टर हो गए, परिवर्तनशील साधन हो गए। अब हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाएंगे, हम लेबर उसके अंदर और ज़्यादा क्या करेंगे, लगाएंगे, लेकिन एक समय के बाद उत्पादन नहीं बढ़ेगा, घटने लग जाएगा, एक्स्ट्रा ओवर क्राउडेड हो जाएगा, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी लोगों की, जबकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर कार्य करने की। इसलिए इसके बाद में आती है एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड आता है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो मौसमी बेरोजगारी।
हम सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो कुछ टाइम पीरियड का ही होता है, 4 महीने का 5 महीने का ही सीज़न होता है। और रेस्ट ऑफ द जो पीपल हैं, जो लोग क्या हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं, उनके पास काम फ्यू मंथ्स ही होता है, ओनली फ्यू मंथ्स ही क्या करते हैं, वो काम करते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसे क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। कि ये किसकी वजह से है, नेचर की वजह से, किसी अनदर पर्सन की एक्टिविटी की वजह से नहीं है। नेचर का क्लाइमेट ऐसा है कि जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सो टुडे यू हैव टू डू दीज 3 अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी इसकी 7 टाइप्स होती हैं, 4 आर रिमेनिंग विच विल बी टू टुमारो।